वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका भाटी आश्रम की ऑनलाइन क्लास में। मैं भाटी आश्रम से मनोज चौहान इंग्लिश के लिए। और आज हम बात करेंगे हमारे 28 तारीख को संडे को हुए फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के पेपर की, जिसमें पेपर की आंसर की जो है मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूं। तो जितने भी लोग हैं वो इसे ध्यान से देखें और इसको अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करें और नेक्स्ट टाइम के लिए, अगले पेपर के लिए फिर अपने आप को तैयार कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए पैसेज का सही पैसिव वॉइस जो है दिए हुए सेंटेंस का वो करना है हमको। वाई डिड योर फ्रेंड रिफ्यूज टू गिव द बुक टू यू, ये क्वेश्चन था हमारा और इसका आंसर है हमारे पास में सी आंसर है इसका। वाई वॉज द बुक रिफ्यूज टू बी गिवन। एक्चुअली क्या होता है, जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा टू बी थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। इस हिसाब से इसका उत्तर जो है वो हो गया हमारे पास में सी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंटेंस लिखा हुआ है, यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच। आपको इस वॉच को चाबी देने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में ए ऑप्शन, दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड। इसको चाबी ना दी जाए, इस घड़ी में चाबी ना दी जाए, ये इसका क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास में, पूनम हैज ऑलरेडी डन दी एक्सरसाइज। ये हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको हमने हैज बीन हैव बीन में चेंज करना होता है। और इसके अंदर जो है मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी जो है ये एक ऐसी एडवर्ब है जो हैज बीन हैव बीन के बीच में लगती है। तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा दी एक्सरसाइज से, ये बन जाएगा द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय पूनम। एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय पूनम, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। एक व्यक्ति को अनावश्यक एडवाइस नहीं देनी चाहिए। शुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म जो होता है, शुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म वो शुड भी थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं शुड भी थर्ड फॉर्म में। मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है दोस्तों सबको पता है हमारे पास में, यदि मॉडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स प्लस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको बदलते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा शुड नॉट बी गिवन। कहाँ दिया हुआ है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो बन गया हमारे पास में डी ऑप्शन, इसका आंसर हो गया। फिर चलते हैं हम लोग इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, डिड ही बाय दैट हाउस। डिड ही बाय दैट हाउस। डिड प्लस में फर्स्ट फॉर्म हम जानते हैं ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वॉज वर और थर्ड फॉर्म में। तो उस हिसाब से ये बनेगा, ये इंटेरोगेटिव में है तो इसका पैसिव वॉइस भी हम लोग इंटेरोगेटिव में ही बनाएंगे। तो ये बनेगा इज वॉज दैट हाउस। कहाँ लिखा हुआ है, वॉज दैट हाउस बॉट बाय हिम। वॉज दैट हाउस बॉट बाय हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द मेंबर्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब। द मेंबर्स नॉमिनेटेड हिम द सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसी वर्ब हमारे पास में है जो अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास में वो वर्ब जो अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट लेती है, गिव, टेल, टीच, प्रॉमिस, सेल, सेंड। ये जितने भी वर्ब हैं इनके बाद में आपको डबल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस
बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एडवर्ब हैं जो अपने बाद में पैसिव वॉइस बनाने के लिए डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, तो वो हम यहाँ पर बात कर लें। ये जो हमारे पास में वर्ब हैं, चूज, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, ये वर्ब जो है इनके जस्ट बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है और अगला जो है वो कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कॉम्प्लीमेंट से कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हमेशा पैसिव वॉइस किससे बनता है? ऑब्जेक्ट से बनता है। यहाँ देखें, ये सब्जेक्ट है हमारे पास में, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एरिया आ गया। तो सेंटेंस जो है वो यहाँ से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। ये हिम जो है और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है जो चेंज होगी वॉज वर्ब में, तो लिखा जाएगा ही वॉज नॉमिनेटेड। सेंटेंस कहाँ पर है जो ही वॉज नॉमिनेटेड स्टार्ट हो रहा है? ये सेंटेंस नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस नहीं हो रहा है, सेंटेंस हो रहा है पहला, ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द मेंबर्स। तो ये इसका आंसर बन गया। 6 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, वुमेन पसंद करती है ऐसे आदमियों को टू फ्लैटर देम, जो उनकी फ्लैटरी करें, जो उनकी चापलूसी करें। तो इसमें जो है हम लोग जो है ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है इसको हम लोग जो है चेंज करेंगे। तो इसमें जो है हमारा सेंटेंस बनेगा वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। इसका आंसर बनेगा बी। वुमेन लाइक, वुमेन चाहती हैं टू बी फ्लैटर्ड, कि उनकी चापलूसी की जाए, बाय मैन, आदमियों द्वारा। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास में बी। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो है दे वर कैरिंग द इंजर्ड सोल्जर ऑफ द बैटलफील्ड। दे वर कैरिंग द इंजर्ड सोल्जर ऑफ द बैटलफील्ड। वॉज वर आईएनजी में सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, और वॉज वर आईएनजी जो है पैसिव वॉइस में वो चेंज होती है वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है द इंजर्ड सोल्जर, और हमारी जो वर्ब है वो है हमारी कैरिंग और ऑफ। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द इंजर्ड सोल्जर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ। द इंजर्ड सोल्जर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द बैटलफील्ड। कहाँ लिखा हुआ है? द इंजर्ड सोल्जर वॉज बीइंग कैरिड। द इंजर्ड सोल्जर वॉज बीइंग कैरिड। इसका आंसर बन गया हमारे पास में बी। ठीक है, क्योंकि वॉज वर आईएनजी को हम लोग चेंज करते हैं वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। कैरी ऑफ जो है, ऑफ का मतलब है दूर ले जाना, कैरी ऑफ से हमने क्या बनाया इसको? बीइंग कैरिड ऑफ कर दिया गया इसको, वो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, दे हैड टू काउंट द मनी। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ हमको ध्यान रखना है, यदि हमारे पास में बी फॉर्म प्लस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में बी फॉर्म प्लस टू बी और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, पहला तरीका ये। और यदि हमारे पास में हैज़ या हैड और प्लस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम उसको हैज़ या हैड, हैज़ या हैड, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम लोग टू बी प्लस में थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसके बेस पर हमको आंसर निकालना है। ये हमारा मेन एरिया है। तो ये बन जाएगा हैड टू काउंट जो है ये हैड टू बी काउंट में चेंज हो जाएगा, हैड टू बी काउंटेड। ये जहां लिखा हुआ है वो इसका आंसर बनेगा द मनी हैड टू बी काउंटेड। कहाँ दिया गया है? द मनी वॉज टू बी काउंटेड, ये गलत हो गया। द मनी हैड बीन काउंटेड, ये गलत हो गया। द मनी वॉज काउंटेड, गलत हो गया। हैड टू बी थर्ड फॉर्म चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन। तो हैज हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, इसलिए इसका आंसर बन गया हमारे पास में ये 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली का सेंटेंस का सेंस अगर हम निकालें तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी सेंटेंस करने से पहले एक बार उसको सेंस के हिसाब से जज कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए, उसमें गलती के चांस कम हो जाए। तो पहला काम हमने ये करना है कि सेंटेंस का टेंस और सेंस ये बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाना चाहिए, हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमने इसके अंदर जो है वो ऑप्शन को चूज करना है, ऑप्शन को देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा 10वां क्वेश्चन था, व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। कह रहा है कि अगर कोई आदमी कोई काम करे या करना चाहे, वन मस्ट डू प्रॉपरली, तो उसको उचित प्रकार से करना चाहिए। अब करना चाहिए जो है, वन मस्ट डू जो है, ये मस्ट डू चेंज हो जाएगा मस्ट बी डन में। ये इसकी मैं बता दूं आपको, पहले बता चुका हूं, मॉडल प्लस में फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारा पैसिव वॉइस में मॉडल्स और बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है दोस्तों। तो ये हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण जो हम यहाँ पर, हमको हिंट मिल चुका है, इससे हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो हमारे पास में सेंटेंस जो है वो देखें, मस्ट डू को चेंज किया गया है मस्ट बी डन में, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा व्हाट मस्ट बी डन, जो भी किया जाए मस्ट बी डन प्रॉपरली, उसको उचित प्रकार से किया जाए। तो मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म को हमने मस्ट प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, दोस्तों ध्यान से देखें, ये सेंटेंस यहाँ पर देखें, ये हमारे पास में वर्ब से स्टार्ट हुआ जो है वो सेंटेंस है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। द पोल रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, और लुक जो है वो क्या है, वर्ब है। तो ये हमारे पास में एक प्योरली ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास में है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म में वो चेंज होते हैं, ठीक है। लेट के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट और बी प्लस थर्ड फॉर्म में सेंटेंस चेंज होता है। तो ये सेंटेंस जो है अगर इसको देखें, इसमें जो बन जाएगा, ये बन जाएगा लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट कहाँ लिखा हुआ है, देखें, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, और लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। इसमें जो है सेंटेंस हमारा जो है वो बन जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ये बनेगा लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। तो हमने देख लिया, अगर कोई सेंटेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में लिखा जाता है तो वो हम लोग जो है वो चेंज करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में अगला सेंटेंस जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। मुझे थोड़ा सा इसमें हल्का सा डाउट लग रहा है मुझे कि आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, यहाँ पर शायद जो है वो 4 आना चाहिए, मिसप्रिंट हो सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन आप देखें इसको, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस देखें, ये फॉरगिव जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किस में होती है, वो चेंज होती है हमारी वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और हिम चेंज हो जाएगा किस में, ही में। तो बनना चाहिए क्या, ये कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, ही वॉज फॉरगिवन फॉर हिज फॉल्ट, ऐसा कुछ सेंटेंस जो है इसका बनेगा। तो उसमें ऑप्शन देख लें हम लोग, ही वॉज फॉरगिवन थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि यहाँ पर जो है 4 आना चाहिए, ऐसा मुझे डाउट है इसमें, आप सही कर लें, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे। चलते हैं आपके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा whom does she look for, whom does she look for। look for का मतलब होता है तलाश करना, look for का मतलब क्या होता है, तलाश करना। और डू डज लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस जो है ये बन जाएगा हु इज लुक्ड फॉर, ये बन जाएगा हु इज लुक्ड फॉर,
ठीक है, तो ये सेंटेंस में हु इज लुक्ड फॉर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है विच मैन अब्यूज्ड हर, विच मैन अब्यूज्ड हर, विच मैन अब्यूज्ड हर वर्ब की सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, विच मैन अब्यूज्ड हर, उसे किस आदमी ने गाली दी। ठीक है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो बनेगा उसे किसके द्वारा गाली दी गई, तो ये लिखा जाएगा बाय विच मैन वॉज शी अब्यूज्ड, ये बनेगा बाय विच मैन शी वॉज शी अब्यूज्ड, उसे किसके द्वारा गाली दी गई। सेकंड फॉर्म जो है वो हमको वैसे ही पता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो यहाँ पर जो है वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में ये सेंटेंस सही लग रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है आई सा हिम लिविंग द हाउस, आई सा हिम लिविंग द हाउस। आप देखें इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास में वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, ये इसको हम नहीं लेंगे, हमने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से काम चलाना है। तो यहाँ पर देखें आप, आई सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो ये बन जाएगा ही वॉज सीन, ये बन जाएगा ही वॉज सीन, और उसके बाद में आ जाएगा लिविंग, लिविंग दी हाउस, ही वॉज सीन लिविंग दी हाउस। जहां पर ये ऑप्शन दिया हुआ है वही इसका आंसर है, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस, ही वॉज सीन टू बी। ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस जो है ये सही है, क्योंकि हमारे पास में सेकंड फॉर्म है जो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस कार्य को सनसेट से पहले कर देंगे। हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर काम करना है। हमारे पास में ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये चेंज होगा किसमें, इजेमार थर्ड फॉर्म में। तो ये बन जाएगा यू आर एक्सपेक्टेड, कहाँ लिखा हुआ है, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। तो ये इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म में हमारी जो होती है वो चेंज होती है हमारी किसमें, इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। ये रिस्पेक्टिंग वर्ड है हमारे पास में, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई रिक्वेस्टिंग वर्ड आ जाए या रिस्पेक्ट वाला वर्ड आ जाए तो उसको हम लोग किससे चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म जहां लिखा हुआ है वही इसका आंसर है। ये लिखा हुआ है कहां पर, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन, लेट मी डू दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें लेट प्लस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट सेकंड। ये देखिए हम लोग, ये हमारा लेट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड है। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है, इसको चेंज करने का तरीका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये इसका तरीका है। तो ये बन जाएगा लेट दिस बी डन, लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी कहाँ लिखा हुआ है, ये थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास में ये
तीसरा ऑप्शन इसका आंसर बन गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न हमारे पास में है, वो है पीपल से दैट ग्रेप्स आर बेटर फॉर अस देन मैंगोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। दो क्लॉज जुड़कर इसमें आए हुए हैं, दैट से जुड़ा हुआ क्लॉज है। देखें आप, इससे पहले एक सेंटेंस है और इसके बाद एक सेंटेंस है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन एक दिया तो हम इसको इसी में ढूंढेंगे। पहले मैं आपको इसमें बता दूं क्या होगा कि जो हमारे पास में ये सेंटेंस है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। दो तरीके मैं दोनों बता रहा हूं। पहले सबसे पहला तरीका तो ये होता है दोस्तों कि दैट से पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको हम लोग चेंज कर दें। पीपल से को हम चेंज कर देंगे इट इज सैड में, ऐसा कहा जाता है। और दैट के बाद में बाकी सारा सेंटेंस जो है वो सेम का सेम लिख दिया जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि हम ग्रेप्स से स्टार्ट करें। ये लिखा जाएगा ग्रेप्स आर said to be better than, जो भी है। तो ये grapes are said to be better जहां लिखा हुआ है वो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, grapes are said to be better for us than mangoes। इसका आंसर बन गया ये सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बन गया। तो ये जो डबल क्लोज वाले हमारे पास में सेंटेंस आते हैं, इनको हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, और आपके सामने दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो आ सकता है। इसको आपने ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में कुड यू पास द सॉल्ट। कुड यू पास द सॉल्ट। इसमें यू सब्जेक्ट है और ये वर्ब है हमारे पास में, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि मॉडल प्लस में फर्स्ट फॉर्म जो है उसको हम चेंज करते हैं मॉडल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर मॉडल ये इंटेरोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा। तो इसके हिसाब से हम चले तो यहां बन जाएगा कुड द सॉल्ट बी पास्ट। कुड द सॉल्ट बी पास्ट नाम से सेंटेंस कहीं दिया है आपको ऑप्शन में, तो वो आप देख लें। कुड द सॉल्ट बी पास्ट कहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। के बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला सेंटेंस है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। बोल रहा है कि दो वाक्य आपको दिए जाएंगे। एक वाक्य दिया हुआ है ये, और दूसरा वाक्य दिया हुआ है ये। इन दोनों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना है। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से लिंकिंग डिवाइस या कौन कौन सी कंजक्शंस जो हैं वो हमारे यूज होती हैं। तो कंपाउंड में हमारे पास में बहुत सारी जो हैं हमारे पास में कंजक्शन है। बोथ एंड है, आइदर और है, नाइदर नोर है, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये है पहली बात तो ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने इस सेंटेंस का सेंस निकाल करके इसको जोड़ना है, वो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारे पास में दिया हुआ है कि he was marked absent and he was turned out of the class। देखो he was marked absent, उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गई, और he was turned out of the class, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे दो समान स्तर के एक्शन वाले सेंटेंस जब जोड़े जाते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा किससे जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, ये he was marked absent को अनुपस्थित देखा गया या माना गया, एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। ये इसका आंसर है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन हमारे पास में है कम इन टाइम डू नॉट कम एट ऑल। ठीक है, कम इन टाइम एंड डू नॉट कम एट ऑल, ये हमको कंपाउंड सेंटेंस में
जोड़ना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, बोथ, एंड, ये सारे जो है एज वेल एज, ये सब उसमें आते हैं। अब सेंटेंस का सेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कम इन टाइम, समय पर आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर आप मत आओ। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करने का बोल रहा है। तो इसमें आइदर और से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसको हम लोग जो है यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि आइदर के साथ में और लगता है, यहाँ नॉर लगा हुआ, इसलिए सेंटेंस ये गलत हो गया। आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। तो इसके हिसाब से ये आंसर ज़्यादा बढ़िया है। और ये लिखा है नाइदर कम इन टाइम, ऐसा तो बोल ही नहीं रहा। इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास में बी। तो थोड़ा सा सेंस को लगा करके भी हमने क्वेश्चन को करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है, वो सेंटेंस में क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, फूल्स अवॉइड देम। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी कंपाउंड का है दोस्तों। कंपाउंड में हमको सेंटेंस जो है जोड़ने होते हैं, दो सेंटेंस बराबर स्तर के जिनको तोड़ के अलग किया जा सकता है, जो अपने मीनिंग के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और इनको जोड़ने का तरीका देखें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, चाहे वो किसी भी टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन हो, आपने उसका सेंस निकालना बिल्कुल जरूरी समझना है। उस सेंटेंस को सेंस के साथ आपने सोच करके उसके बाद आपने उसके आगे स्टेप उठाना है। जब तक आपको सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आए, आप स्टेप ना उठाएं, क्योंकि बिना सेंस के क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। वो चीज़ें अपने को उनसे बचने का प्रयास करना ही होगा। तो ये हमारे पास सेंटेंस लिखा है कि वाइज मैन शोज देयर फॉल्ट, फूल्स अवॉइड देम। कह रहा है कि बुद्धिमान लोग अपनी गलती को मान लेते हैं, अपनी गलती शो कर देते हैं, और वो जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो ये दो अपोजिट प्रकार के सेंटेंस हैं। अपोजिट प्रकार के सेंटेंस को हम लोग वेयर एज से जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है जबकि। क्या होता है इसका मतलब? जबकि। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में सेंटेंस जो है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा? वाइज मैन शो देयर फॉल्ट एंड फुल, एंड से सेंटेंस नहीं जुड़ेगा क्योंकि दो विरोधाभासी सेंटेंस है। नॉट ओनली वॉइस, नहीं ये भी नहीं बनेगा इसके अंदर। तीसरा लिखा है वाइज मैन शो देयर फॉल्ट वेयर एज फूल्स अवॉइड देम, ये इसका आंसर है। 3 नंबर इसका आंसर है। लेकिन इसमें एक मिसप्रिंटिंग हो गई है कि ये वेयर एज जुड़कर आता है, ये वेयर एज कंबाइंड वर्ड है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास में? राधा लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैड नो मनी। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। राधा ने अपना स्टडी छोड़ दिया, राधे ने, क्योंकि उसके पास में धन नहीं था। अब या तो ये सेंटेंस क्योंकि से जुड़े और या फिर जुड़े इसलिए, या तो ये क्योंकि से जुड़े, मतलब क्योंकि के लिए हमारे पास में सिंस, और या जुड़े ये सो से, इसलिए। सिंस माने क्योंकि या क्योंकि जो भी है, और सो का मतलब है इसलिए। जिसमें से ये सेंटेंस जुड़ के आएगा वो आप चारों ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राधे लेफ्ट हिज स्टडी वाइल ही हैड नो मनी। वाइल का मतलब जब उसके पास धन नहीं था, ऐसा नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है कि राधे के पास मनी नहीं थी इसलिए उसने स्टडी छोड़ दी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? राधे लेफ्ट हिज स्टडी एंड ही हैड नो मनी, ये भी गलत है। और ये लिखा है राधे हैड नो मनी, राधे के पास धन नहीं था, सो इसलिए उसने स्टडी छोड़ दी। तो इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। मैंने बताया कि दोनों सेंटेंस का सेंस सही निकाल लेंगे तो इसमें आराम से आपको आंसर मिलने का संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हमको सेंटेंस का सेंस निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर डिपेंड क्वेश्चन है। हम बात करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने की। सबसे पहली बात ये आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो वाक्य जो हैं अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों वाक्यों को तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। इनको जोड़ने वाले सेंटेंस जो कंजक्शंस हैं उसमें वाइल है, विच है, व्हेन है, जितने टाइम संबंधी हैं, जितने स्थान संबंधी वर्ड हैं वो सभी इसमें आते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आई सॉ ए कैट एंड
द कैट वॉज लेइंग ऑन द रोड। मैंने एक बिल्ली को देखा और बिल्ली रोड पर लेटी हुई थी। एंड से हम इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है, जबकि हमको बोला गया है सेंटेंस कैसा बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक अर्धवाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस बनेगा आई सॉ ए कैट। हुम नहीं आएगा और हु नहीं आएगा क्योंकि हु जो है वो व्यक्तियों के लिए आता है, इसलिए ये गलत हो गया। ये देखिए आप सेंटेंस का ऑप्शन कि आई सॉ ए कैट विच वॉज लेइंग ऑन द रोड। ये विच जो है वो वस्तुओं और जानवरों के लिए आता है। तो मैंने एक ऐसी बिल्ली देखी जो रोड पर लेटी हुई थी। हिसाब से इसका आंसर जो है दोस्तों क्या बन गया, बी इसका आंसर बन गया। तो ये अपना अगला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन है कंपाउंड सेंटेंस जोड़ के बनाना है मित्रों। एंड से जुड़ सकता है, बोथ एंड से जुड़ सकता है, एज प्लस से। सबसे पहले तो ब्रैकेट में जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसको देखते ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने इसको किस कंजक्शन से जोड़ना है। तो हमको जैसे ब्रैकेट में मालूम पड़े कंपाउंड लिखा हुआ है, तुरंत हमारे दिमाग में कंपाउंड सेंटेंस वाले, हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस वाले कंजक्शंस जो हैं वो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि जो हमको सेंटेंस दिया है उसको हमने ध्यान से पढ़ के उसका सेंस निकाल लेना है। ये दो काम किए बिना हमने आगे नहीं बढ़ना है। चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ आई मेट आयुषी, मैं आयुषी से मिला। शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी। ठीक है, अब ये सेंटेंस बोल रहा है दो सेंटेंस जोड़ने हैं। तो मैं आयुषी से मिला और जिसने मुझे किताब दी, ऐसे हो सकता है। मैं आयुषी से मिला जिसने मुझे किताब दी हो सकता है, या मैं आयुषी से मिला और उसने मुझे किताब दी। मैं आयुषी से मिला और उसने मुझे किताब दी, ये भी सही है। और मैं आयुषी से मिला जिसने मुझे किताब दी, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो ये बोथ ए एंड बी में आएगा। ठीक है, दोनों जो है वो समान स्तर के एक्शंस को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपके अंदर सी। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो हमको दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्वेश्चन है। डू नॉट वर्क टू हार्ड यू विल लॉस योर हेल्थ। ज़्यादा मेहनत मत करो वरना आप अपना स्वास्थ्य खो दोगे। ये बात इसमें लिखा हुआ है। अब बात यहाँ पर सारी आ रही है कि ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाले सेंटेंस अनलेस है, अनटिल है, वाइल है, इफ है, उनमें से कोई अगर सेंटेंस है तो वो हमारा बन जाएगा डू नॉट वर्क हार्ड यू विल लॉस योर हेल्थ। आप ज़्यादा मेहनत मत करो क्योंकि आप अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप अपना स्वास्थ्य खो दोगे। इस तरह हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में ये देखो, ये सेंटेंस जो है बन जाता है कि इफ़ यू वर्क टू हार्ड, अगर तब ज़्यादा मेहनत करोगे यू विल लॉस योर हेल्थ। तो इसका आंसर जो है वो क्या बन गया हमारे पास में 27 नंबर का आंसर बन गया डी ऑप्शन। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब लिखा हुआ है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और ये सेंटेंस दिया हुआ है शी वॉज वेरी पुअर शी कुड नॉट बाय दिस हाउस। वह बहुत ज़्यादा पुअर है और इसलिए वो इस पुअर थी और इसलिए वो अपना इस घर को नहीं खरीद पाई। ये सेंटेंस है, वह बहुत ज़्यादा पुअर थी और इसलिए वो अपना घर खरीद नहीं पाई। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि कारण और एक्शन जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात ये वैसे भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस जो है ये हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा पुअर थी कि वो अपना घर जो है वो नहीं खरीद पाई। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर बन जाएगा ए। शी वॉज टू पुअर टू बाय दिस हाउस। वो इतना ज़्यादा गरीब थी कि वो इसका घर को नहीं खरीद पाई। ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमको दिया हुआ है
एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है हमको। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन नोबडी न्यू द रीजन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, WH वर्ड से बनते हैं मोस्टली, क्योंकि WH वर्ड से जब भी दो क्लॉज जुड़ेंगे तो आपस में अर्थ के लिए एक दूसरे पर मोस्टली डिपेंड रहते हैं। तो ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नोबडी नोज वाई वॉज शी वीपिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह क्यों रो रही है। ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका आंसर बन सकता है ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह किसी कारण के लिए रो रही थी। नोबडी न्यू द रीजन, और किसी को कारण नहीं पता था। तो ऐसा हम बोल सकते हैं नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, वाई शी वॉज वीपिंग, कि वह क्यों रो रही थी। ऐसा कुछ लिखा हुआ सेंटेंस में आएगा तो हम लोग उसको सही कर देंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है हमको, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। ये सेंटेंस हमको दिया हुआ है, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सेंटेंस हमको दिया हुआ है, आई एम क्वाइट टायर्ड एंड आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। आई एम क्वाइट माने पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, और मैं और काम नहीं कर सकता। तो बनाना हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या है, दो वाक्य इस प्रकार जुड़ने चाहिए कि ये अर्थ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहे। तो इसमें सेंटेंस जो है वो आपका जो है वो कौन सा बनता है कि आई एम क्वाइट टायर्ड एंड दैट्स वाई, या मैं इसके क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और इसलिए मैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये इसके अंदर सेंटेंस जो हमारा बनेगा, तो ये सेंटेंस बनेगा सिंस आई एम क्वाइट टायर्ड तो आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। ये इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखें इसको। ही वॉज माई नेबर देयरफॉर आई हेल्प हिम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये हमने कॉम्प्लेक्स में बनाना है। अब सेंटेंस जो है ये कंपाउंड के अंदर बना हुआ है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस अर्थ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो अगर देयरफॉर को हम लोग बिकॉज में चेंज कर दें तो ये सेंटेंस जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई नेबर। ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 31st क्वेश्चन नंबर का आंसर है डी। उसके बाद में अगला सेंटेंस हमको दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन जो है, Devan has passed college lecture exam, still he does not have a good knowledge of his subject. देवन ने कॉलेज लेक्चर एग्जाम पास कर लिया, फिर भी उसको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ऐसे दो क्लॉज जुड़ने चाहिए जो अर्थ के लिए अर्थ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहे। ऐसा सेंटेंस हमको बनाना है। तो यहाँ देखिए हम लोग कि इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस होगा। दो वर्ब से जुड़ा सेंटेंस जो है, तो इसमें हम देख लें, ये नहीं हो सकता। दाओ डेवन, ये हमारे पास में दाओ और येट का सेंटेंस है, वो नहीं बन सकता क्योंकि ये जो है वो हमारा कंपाउंड के अंदर चला जाएगा। हैविंग पास द कॉलेज, ये हमारा सिंपल सेंटेंस में बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा नहीं बनेगा। ये ऑप्शन ए देखें कि देवन हैज़ पास कॉलेज लेक्चर एग्जाम, देवेज ने कॉलेज लेक्चर एग्जाम पास कर लिया है, बट ही डज नॉट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। लेकिन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो दो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया आंसर जो है वो हमारे पास में ए, इसका आंसर जो है वो होगा। उसके बाद में हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न हमको क्या दिखता है? 33 नंबर प्रश्न दिखता है ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर ही वॉज इल। ये हमको लगभग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि दो वाक्य जुड़े हुए हैं। ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। फॉर माने क्योंकि, ही वॉज इल, कि वह इल था, बीमार था। अब दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं और हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है सिंपल वाक्य में। सिंपल वाक्य का मतलब होता है एक सब्जेक्ट प्लस में एक वर्ब।
एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में हमने इसको चेंज करना है, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़कर इस प्रकार जोड़ना है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आए। तो इसके लिए हमारे पास में हम सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए, ये सेंटेंस लिखा है ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण से ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है वो आ गई है, तो इसका आंसर जो है बढ़िया आंसर बी, इसका आंसर सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखें लिखा हुआ है एज सुन एज आई फिनिश्ड माई होम टास्क, जैसे ही मैंने अपना घर का काम खत्म किया, आई वेंट टू बेड, मैं सोने चला गया। जैसे ही मैंने घर का काम खत्म किया मैं सोने चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वाक्य हैं, ये जुड़े हुए हैं। हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में इजीली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बात क्या कर रहा है कि हमारा सेंटेंस जो कैसा बनना चाहिए, सिंपल बनना चाहिए। अभी मैंने जस्ट बताया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है, वर्ब होती है। इस सेंटेंस को अपने ऐसे भी कह सकते हैं, काम खत्म करने के बाद मैं सोने चला गया। काम खत्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड या आफ्टर फिनिशिंग, ऐसा कुछ सेंटेंस अगर दिया होगा तो वो सेंटेंस हमारा, देखिए ये लिखा हुआ है हैविंग फिनिश्ड माय होम टास्क, अपना घर का काम खत्म करने के बाद, आई एक सब्जेक्ट, वेंट एक वर्ब, ये हमारा आंसर बन गया इसका। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। आपने जो भी आपको सेंटेंस दिया है उसको आपने किसी तरह कंजक्शन से, पार्टिसिपल से जोड़ करके एक में कन्वर्ट करना होता है, तो इसका आंसर ये बनेगा। तो ये हमारा हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है 35 नंबर क्वेश्चन। देखें 35 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में लिखा हुआ है आई सा राधे ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। ठीक है, दो सेंटेंस हमको दिए हुए, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस हमारे पास में ये। सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल सेंटेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब हम इसमें देखें सेंटेंसेस में कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में वो दोनों वाक्यों की बात पूरी हो रही है। इतनी बात हमको देखनी है। अब लिखा जाएगा कि आई सा राधे हु वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दो वर्ब आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। ठीक है, राधे वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, राधे वॉज अब्यूजिंग नेबर, इसमें एक ही वर्ब आई है, लेकिन ये सी वाला चक्कर जो है वो नहीं है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आई सा राधे, सब्जेक्ट में वर्ब ये आ गई और अब्यूजिंग हिज नेबर, इसमें एक वर्ब आई हुई है और एक इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसको यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा बढ़िया आंसर जो है इसका ये बनेगा। ये बन जाएगा आई सा राधे अब्यूजिंग हिज नेबर। और क्योंकि सिंपल सेंटेंस है इसलिए एक सब्जेक्ट प्लस में एक वर्ब का ये ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 35 का ये आपके सामने सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास में आता है क्वेश्चन जो है वो है 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लेते हैं। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। पहला वाक्य जो है पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ध्यान दें। ही वॉज पनिश्ड, वॉज वर थर्ड फॉर्म, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर एंड ही फेल्ट सॉरी। सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस में हम लगातार वाक्य चेंज करते आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वाक्य को आईएनजी में चेंज कर रहे हैं, लेकिन आईएनजी में चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक्शन व्यक्ति खुद कर रहा है। लेकिन इस तरह सेंटेंस जब आ जाए जब एक्शन किसी और के द्वारा किया जाता है तो उस समय उसका पैसिव वॉइस को हम चेंज करते हैं। तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में इसको चेंज किया जाता है। तो अगर इस सेंटेंस में कहीं दिया हुआ है तो वो इसका आंसर बन जाएगा। आप देख रहे होंगे इसमें हैविंग पब्लिश्ड का मतलब होता है खुद छाप करके, या पनिश्ड, हैविंग पनिश्ड खुद को पनिश करके। लेकिन हुआ क्या है, पनिशमेंट दी गई किसी के द्वारा, उसके लिए आंसर क्या बन जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर। अपने टीचर से पनिश होने के बाद ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया। तो ये इसका आंसर बन गया। फिर इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ही एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग।
दो वाक्य जुड़े हुए हैं दैट से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ही एडमिटेड, एक तो वाक्य ये है, और ही हैड डन रॉन्ग, एक वाक्य ये है, उसने गलत किया। अब दोनों वाक्यों को हमने चेंज करना है सिंपल में। सिंपल में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में इसको चेंज। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इस पूरे मीनिंग को सिंगल वर्ड और सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब में चेंज कर रहा हो, वो इसका आंसर बन जाएगा। देखिए हम इसमें एक सेंटेंस में हमको दोनों ऑप्शन की जो सेंस है वो निकल जाने चाहिए। तो इसमें ही एडमिटेड, एक तो वर्ब ये होगी और एक ही होगा, ये दो वर्ब होते ही गलत हो गया, सिंपल में चेंज करना है। ही इज रॉन्ग डूइंग्स हैड बीन एडमिटेड, ये गलत हो गया हमारे पास में। ही एडमिटेड हिज फॉल्ट, ये आप देखें ध्यान से, यहाँ पर भी बोल रहा है कि ही एडमिटेड, उसने स्वीकारा दैट ही हैड डन रॉन्ग, उसने गलत किया है। लेकिन यहीं पे बात क्या बोल रहा है, गलत किया, इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी गलती स्वीकार ली। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ये। एक्चुअली मोस्टली हमने क्या करना है, सेंस को पकड़ कर चलना है सेंटेंस में। ऐसे क्वेश्चन में सेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो ये हमने हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं अगले वाक्य पर। अगला वाक्य जो है वो लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, कीप क्वाइट और यू विल बी फाइन। ठीक है, लिखा हुआ है कीप क्वाइट और यू विल बी फाइन, चुप रहिए अदरवाइज आप पर जो है फाइन लगाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ से, वाइल से, अनलेस से, अनटिल से, इनसे बनते हैं। अगर इफ से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो सकता है या इफ से हो सकता है या इसका अनलेस से हो सकता है। ये हम दोनों देख लें उसमें ऑप्शन में। तो लिखा हुआ है अनलेस यू कीप क्वाइट, अगर आप चुप नहीं रहते हैं यू विल बी फाइन। एक तो ये ऑप्शन बढ़िया है, आइदर यू कीप क्वाइट, ये नहीं है। यू विल बी फाइन इन द केस ऑफ, नहीं ये भी नहीं है। यू आर वांट टू कीप, ये भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये है कि दो ऐसे वाक्य बना के जोड़ना जिसमें एक वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे। तो उसके लिए हमारे पास में ये डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही आ रहा है। अनलेस यू कीप क्वाइट, यदि आप चुप नहीं रहते हैं, जब तक आप चुप नहीं रहते हैं यू विल बी फाइन, तुमको फाइन लगाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे बढ़िया आंसर जो है वो डी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है हमको ये आई सॉ द प्लेस वेयर महाराणा प्रताप वॉज बोर्न, मैंने वो स्थान देखा है जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। दो वाक्य इसमें दिखाई दे रहे हैं, वेयर से जुड़ा हुआ वाक्य है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। दोनों सेंटेंस को सिंपल वाक्य में हमने कन्वर्ट करना है। सिंपल वाक्य में क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ में वाक्य को जोड़ करके लिखना होता है। तो ये बोल रहा है कि मैंने देखा है वो स्थान जहाँ पर महाराणा प्रताप पैदा हुए। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस देखा है, ऐसा भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसमें आई वॉज नथिंग बट ये नहीं हो सकता, महाराणा प्रताप वॉज बोर्न इन ए प्लेस ये भी नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। ये देखिए वेयर वॉज महाराणा प्रताप, वेयर महाराणा प्रताप वॉज बोर्न को हम लोग ये चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए उसको चेंज कर सकते हैं कि ये मैं महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस जानता हूँ। तो ये सिंपल सेंटेंस है, आपको पता है इसमें सिंगल वर्ब होगी, तो उस हिसाब से इसको देख करके हमने चेंज कर लेना होता है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें, तो वो दिया हुआ है हमको, द टाइम ऑफ इज कमिंग नो वन नोज। ठीक है, द टाइम ऑफ इज कमिंग नो वन नोज, तब कहने का ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब दो वाक्यों में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सेंटेंस का सेंस क्या रहा है, उसके आने के बारे में, उसके आने की टाइमिंग को कोई भी नहीं जानता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नो वन नोज व्हेन ही केम या नो वन नोज व्हेन ही विल कम। इस तरह का सेंटेंस अगर यहाँ दिया है तो वो इसका आंसर बन सकता है। ये गलत है, डबल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, दो क्लोज में आएगा, दो क्लोज में आएगा। तो व्हेन ही विल कम नो वन नोज, ही विल कम विदाउट इन्फॉर्मेशन ये नहीं हो सकता, व्हेन एवर ही कम्स नहीं, ये इसका आंसर 3 नंबर आंसर बन सकता है। व्हेन ही विल कम एक वाक्य ये हो गया और नो वन नोज, इसका आंसर जो है सबसे बढ़िया वो सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में चलते हैं हम लोग इस पर 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 से जो है हमारे पास में स्टार्ट हो गया है, हमारा प्रेपोजिशन स्टार्ट हो गया है, वो हमने देखना है।
तो प्रेपोजिशन में मैं आपको डायरेक्ट बता दूं इसके अंदर कि इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है देयर वाज ए नो स्मोकिंग साइन, नो स्मोकिंग चिन्ह था ऑन द वॉल। इसका आंसर ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑन होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइटिंग इन इंक होता है, इसका आंसर जो है वो इन होना चाहिए। अगर दिया हुआ है तो ये इसका आंसर है इन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, को दिया हुआ है पूनम इज एंग्री, योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें एंग्री विद जो है व्यक्ति से गुस्सा होना होता है, एंग्री टू जो है बात से गुस्सा होना होता है, और एंग्री एट जो है किसी बात पर गुस्सा होना, किसी एक्शन पर। तो यहां पर एक्शन हो रहा है, योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग एक एक्शन है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, एंग्री एट। ये हमारा ऑप्शन हो गया 43 का एट। उसके बाद में चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखें क्या लिखा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है ही इंसर्टेड ए नीडल, ही माने उसने, इंसर्टेड माने डाली, ए नीडल माने एक सुई, डैश द क्लोज पीटल्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के पत्तियों के बीच में उसने जो है वो एक नीडल डाली। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है वो जोड़ने का काम कर रहा है, माला बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इंसर्टेड ए नीडल डैश द क्लोज पीटल्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर की पत्तियों के बीच में उसने नीडल को डाला। तो उसके लिए हम लोग जो है पत्तियों के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, इसका आंसर जो है वो बिटवीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चिंटू डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स द पुअर, चिंटू जो है फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है द पुअर, द पुअर माने सारे गरीब लोग, सारे गरीब लोगों के बीच में। लोग जो है मोर देन वन हो गए, मोर देन वन होते ही ये हमारे चले गए किसमें, अमंग में। तो इसका आंसर जो है वो आएगा अमंग। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में आता है, वो लिखा हुआ है ए बनियन ट्री स्टैंड्स डैश द यमुना रिवर, यमुना रिवर के किनारे, बगल में, पड़ोस में, पास में। तो इसके लिए हमारा आंसर बाय भी हो सकता है, इसके लिए हमारा आंसर बिसाइड भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका हमारा आंसर जो है वो बिसाइड जो है वो ज़्यादा बढ़िया आंसर है इसका। तो ये बगल में, पास में, उसके सेंस में ये आंसर जो है वो सही माना गया है। उसके बाद में अगला सेंटेंस हमारे पास में आता है, वो देखिए हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है राधे नोज इंग्लिश। ठीक है, राधे जो है वो इंग्लिश जानता है और साथ में हिंदी भी जानता है। तो यहाँ पर बिटवीन जो है वो नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, बिसाइड बगल में होता है ये नहीं आएगा, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। ये सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा कि राधे जो है इंग्लिश के अलावा हिंदी भी जानता है। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है पूनम वॉज स्टैंडिंग डैश द गेट। द गेट जो है ये एक फिक्स प्लेस है। फिक्स प्लेस जो होता है दोस्तों वो कभी चेंज नहीं होता, उसके लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा एट। गेट जो है बार बार बदलता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वो है 49 नंबर क्वेश्चन। देखें 49 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है व्हेन शी saw her mother, जब उसने अपनी मदर को देखा, she burst tear। अब ये burst tear जो है ये जो है into tears में ये एक इडियम टाइप का है। burst into tear का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना, बहुत ज़्यादा रोना। तो इसमें बताने वाला कोई सिस्टम है नहीं, ये सीधा इसका आंसर इनटू भरा जाएगा। burst into tear जो है वो बड़ी कॉमन सी फ्रेज है और बहुत बार
लिखी हुई राइटिंग्स में आती है, तो इसको अपने ज़्यादा इस पर अपने बात नहीं करेंगे, सीधा इसका आंसर दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है 50 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रशिया एंड यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन जो है उनमें लगातार वॉर चल रहा है, आपको पता ही है, करंट की न्यूज़ है। कोई भी एक्शन लगातार जारी रहे तो उसके लिए हम लोग जो है वो एट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बोले ही इज एट, बोले ड्यूटी, ठीक है। तो हम इसमें आंसर कर देंगे हम लोग एट। रशिया एंड यूक्रेन आर एट वॉर। एट वॉर का मतलब लगातार वॉर में जारी है, लगातार वॉर को कर रहे हैं। उसके बाद में अब चलते हैं हम लोग कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, लेटर रिटन फॉर सर्चिंग और सीकिंग ए जॉब इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा लेटर जो जॉब को प्राप्त करने के लिए, जॉब के लिए लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। जॉब के लिए लिखा गया आवेदन पत्र बोलते हैं उसको। वो आवेदन पत्र है, वो लेटर नहीं कहलाएगा, वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कहलाएगा, वो सीवी नहीं कहलाएगा, वो रिज्यूमे नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो है उसमें हम लोग जो है अधिकारीगण जो है उनको हम लोग संबोधित करते हैं, तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम के थ्रू हम लोग उसको लिखते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो इनफॉर्मल तरीका जो है, इनफॉर्मल टाइप का जो लेटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा अपने जाने पहचाने व्यक्तियों के साथ में संवाद करते हैं। तो उसमें हम लोग जो है वो मोस्टली जो है अच्छे कॉमन सामान्य वर्ड्स का यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टिंग वर्ड नहीं होते हैं। तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन आंसर जो है ये हो सकता है इनफॉर्मल लेटर में माय डियर इसका आंसर होगा। तो ये अपने इसमें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है विच सीक्वेंस इज फॉलोड इन अ लेटर। लेटर में कौन कौन सा जो हमारा लेटर है उसका सीक्वेंस जो है वो चलता है। तो लेटर में जो हमारा चलने वाला सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में हमारा जो है वो लेटर जो है वो चलता है, इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है हमको डी, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सैल्यूटेशन, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये याद करने वाला मैटर है सारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 54 नंबर क्वेश्चन, इन विच लेटर योर अफेक्शनेटली इज रिटन, ठीक है। और किस लेटर में योर अफेक्शनेटली लिखा जाता है। तो यहाँ देखें योर अफेक्शनेटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रिय, आपका स्नेहमयी, और ये हमारा इसका आंसर बनेगा फॉर्मल लेटर, या औपचारिक पत्र जो है इसमें हम लोग जो है वो लिखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वो देख लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच इज़ द करेक्ट स्टाइल 2000। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों आया हुआ है, 2017 के अंदर जो है वो अकाउंटेंट का पेपर जो आया था उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि ये होता क्या है। तो एक्चुअली ये YOURS होता है, ये कॉमा वगैरह नहीं लगा होता। तो इसका आंसर जो हिसाब से वो योर्स ओबीडेंटली सी इसका आंसर होना चाहिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो देख लें हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन। जो हमारे पास में रिपोर्ट है या कोई डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, वो एक इंफॉर्मेशनल वर्क है। रिपोर्ट में एक्चुअली क्या होता है, रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्टर जो है वो मतलब क्या है देता है, और रिपोर्टर में क्या होती है मोस्टली सूचनाएं होती हैं, ठीक है। कोई घटना घटी तो अपने आप में वो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए रिपोर्ट जो है उसको हम लोग इंफॉर्मेशनल वर्क कह सकते हैं। इसमें मोस्टली सूचनाओं वर्क से संबंधित कार्य होता है। उसके बाद में
अगला सेंटेंस जो है हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो देख लें हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट, कौन सी चीज़ जो है हमें राइटिंग रिपोर्ट में करनी चाहिए, हमें राइटिंग रिपोर्ट में कौन सी चीज़ करनी चाहिए। विच थिंग वी नीड टू डू राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने में हमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, रिपोर्ट जो रिपोर्टर लिखता है, रिपोर्ट जो है वो समाचार पत्र वाला लिखने वाला व्यक्ति रिपोर्टर होता है, और रिपोर्टर क्या करता है, वो सूचनाएं जो है सूचनाएं रिकॉर्ड करता है, सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है, घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। तो इसमें इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, जो घटना घटी है उसको रिकॉर्ड करना, को इनडायरेक्टली वे में एज इट इज प्रस्तुत करना जो है रिपोर्ट के अंदर किया जाता है। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और ये 12वीं क्लास से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, 12वीं क्लास में बहुत कुछ दिया हुआ, रिपोर्ट वगैरह दिया हुआ, वहाँ से क्वेश्चन ही आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ, रिपोर्ट जो है यूज की जाती है किसका रिजल्ट दिखाने के लिए, किसका रिजल्ट दिखाने के लिए। एक्सपेरिमेंट, वो भी एक घटना है, उसका रिजल्ट दिखाएगा। इन्वेस्टिगेशन, जांच चल रही है, उसके बारे में अगर आप रिपोर्ट लिखोगे वो भी एक सूचना के रूप में आ रहा है। इंक्वायरी, कोई तफ्तीश चल रही है, वो भी एक अपने आप में सूचना है। तो मोस्टली ये सभी सूचना के सेंस में आते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक पार्ट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का बेसिक पार्ट क्या होता है, रिपोर्ट का बेसिक आधार चीज क्या होती है। रिपोर्ट का आधार होता है रिकमेंडेशन, रिपोर्ट का आधार क्या होता है, रिकमेंडेशन। ठीक है, रिपोर्ट जो है किसी रिकमेंडेशन के बेस पर लिखी जाती है तो वो उसका आधार माना जाता है। रिपोर्ट जो है वो किसी बिना तथ्य या हल्के या बेसलेस तथ्य पर नहीं लिखी जाती, इसलिए इसका आंसर रिकमेंडेशन दिया गया है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 60 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है, इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो 1 से 3 पेजेस में चली जाती है। ये सामान्य सा सबको पता है, सामान्य बात है। ये मोस्टली जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो 70 से 80 शब्दों में होती है, और हम बोल सकते हैं एक पेज की मान सकते हैं इसको फॉर्मल रिपोर्ट। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, सब सूचनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए वो 3 पेज तक जा सकती हैं। ये हमारा ये अगला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद में दोस्तों पैसेज हमको दिया हुआ है, तो पैसेज में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पैसेज जो है हमारे सामने दिया हुआ है, पैसेज में को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट करेंगे। इसको हम पढ़कर टाइम थोड़ा सा वेस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है ब्राइट एंड कलरफुल। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 62 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर दिया हुआ है फीमेल बर्ड्स, का आंसर दिया हुआ है हमको फीमेल बर्ड्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तीसरा प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, इसका आंसर जो हमको दिया हुआ है द ब्राइट कलरफुल फेदर ऑफ द बर्ड, द ब्राइट कलरफुल फेदर ऑफ द बर्ड, ये इसका आंसर है। उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न जो है का आंसर जो है वो दिया हुआ है हमको मैग्निफिसेंट बर्ड ऑफ पैराडाइज, यही इसका आंसर है, द मैग्निफिसेंट बर्ड ऑफ पैराडाइज का आंसर है। और 65 नंबर क्वेश्चन जो है का आंसर हमको दिया हुआ है, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ। ये हमारे पैसेज है, तो इसमें हम लोग जो है ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करके इसको तुरंत ख़त्म करते हैं। ये सब आपको पढ़कर निकाल लेना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले पैसेज की। अगला पैसेज जो है उसमें 66 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास में आएगा उसका आंसर हम बात कर लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास में आएगा हम बात करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास में पहला क्वेश्चन, टैगोर हैज़ द विजनरी पावर टू सी द फ्यूचर इन द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट्स, ये इसका आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 67 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो देख लेते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा हमारे पास में नेशनलिज्म, उसका आंसर आएगा हमारे पास में नेशनलिज्म। 68 नंबर क्वेश्चन जो है
68 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास में है द वेस्ट एंड द ईस्ट, इसका आंसर है। उसके बाद में 69 नंबर प्रश्न जो है, 69 नंबर प्रश्न में हमारा जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 69 नंबर प्रश्न में इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका आंसर है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है 70 नंबर क्वेश्चन जो है, 70 नंबर प्रश्न जो है, 70 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है हमारे पास में है वो है हमारा फेनेटिज्म, ये इसका आंसर है। फिर हम चलते हैं इसके बाद में, अब आ गई हमारे पास में इडियम्स आ गई हैं, तो हम इडियम्स की बात करेंगे, फ्रेजेस आई हुई हैं, प्रोवर्ब्स आई हुई हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो 71 नंबर प्रश्न जो हमारे पास में आएगा, 71 नंबर प्रश्न जो है उसका वी शुड गिव ए वाइड बर्थ टू द बैड कैरेक्टर्स। ए वाइड बर्थ टू द बैड कैरेक्टर का मतलब, वाइड बर्थ का मतलब होता है टू कीप अवे फ्रॉम, मतलब दूर रहना, अलग रहना, ये इसका आंसर है। उसके बाद में अगला हमारा सेंटेंस जो है वो दिया हुआ है, आई एम एम्बिशियस एंड नेवर वांट टू रेस्ट ऑन माय लॉरेल्स। नेवर रेस्ट माय लॉरेल्स का मतलब हो जाएगा टू बी कंप्लेसेंट, ये इसका आंसर है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन दिया, ही थ्रू कोल्ड वाटर ओवर द प्रोजेक्ट दैट द सेक्रेटरी हैड प्रिपेयर्ड। कोल्ड वाटर का मतलब है डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना, ये इसका आंसर है। उसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, डोंट स्टिक टू योर नेक आउट। डोंट स्टिक टू योर नेक आउट का मतलब है इनवाइट अननेसेसरी ट्रबल्स, अनावश्यक परेशानियों को बढ़ाना। 75 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है देखेंगे हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर, इज इट डिफिकल्ट टू कीप ए लेवल हेड, कीप ए लेवल्स हेड इन दीज डेज। कीप ए लेवल्स हेड का मतलब होता है शांत रहना, ये इसका आंसर है, काम एंड कंपोज्ड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, harassed by the repeated acts of injustice he decided to put his foot down। put his foot down का मतलब है he decided to put his foot down, उसका मतलब हो गया हमारे को दिया हुआ है इसमें आंसर, वो दिया हुआ है not to yield। not to yield का मतलब हो गया ना झुकना, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो हमारे पास में आएगा वो हमारे पास फिर एक इडियम होगा, इसमें लिखा हुआ है श्वेता might scream but blue murder but feel Ritu should get the promotion since she is better qualified for the job। ठीक है, ये 77 पर प्रश्न है, तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है मेक ए ग्रेट डील ऑफ नॉइज एंड ऑब्जेक्ट वेहेमेंटली, बहुत ज़्यादा शोर करना और बहुत ज़्यादा विरोध के साथ में विरोध करना जो है वो होगा। 78 नंबर प्रश्न जो है वो देखें, इसका आंसर जो है 78 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका आंसर है, स्पेंडर्ड लेविशली, ज़्यादा तरीके से खर्च करना, इस तरह का इसका आंसर आएगा। डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है जो अपने पिता से मिला धन जो होता है वो होता है, और उस पर डक्स एंड ड्रैग्स को जो लिखा हुआ है इसका मतलब है अनावश्यक रूप से खर्च करना, ज़्यादा खर्च करना। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन जो है, 79 नंबर क्वेश्चन जो है बिसाइड द मार्क, इसका मतलब होता है इररिलेवेंट, असंगत, का आंसर है इररिलेवेंट, असंगत। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ए पर्सन आफ्टर माय ओन हार्ट। ही इज ए पर्सन आफ्टर माय ओन हार्ट, इसका मतलब ये हो गया कि वह ऐसा व्यक्ति है जो मुझे मेरी पसंद का है, जो उसको मैं मेरे जैसा मेरे हिसाब का है वो। उसके बाद में अब आ गए आपके फोनेटिक्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है रेस, ये रेस नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, ये RES आएगा, तो इसका आंसर जो है वो आपको आना चाहिए, ऑप्शन होगा ए। RES का उच्चारण जो है वो रिस बनता है, रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। ये जब लिखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये इसका आंसर RIS हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास हम वर्ड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको फिनिश। फिनिश में ये जो है ये श है, ठीक है, जिसको हम लोग इस प्रकार जो है वो डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा श, ये फिनिश वाला है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ट्रस्टी। ट्रस्टी में यह जो है ये
ये आ का ध्वनि देता है और वो हमको दिया हुआ है ये। इसका आंसर जो 83 नंबर क्वेश्चन का वो डी होना चाहिए। ये अ का ध्वनि देता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है एज्यूम। तो ये हमारे पास में अज्यूम है, अज्यूम। अज्यूम के अंदर जो है यह भी आ रहा है, ये जो है यह आ रहा है, ये यूं बन रहा है कुछ, यह से आ रहा है। तो यह जो है वो इंग्लिश में फोनेटिक में ये होता है, यह से बन रहा है ये, तो ये यूम कार बन रहा है, य ऊ म, य ऊ म, ठीक है। तो ये य हो गया, ठीक है, और ये बड़ी ऊ की मात्रा होगी और ये म हो गया, ये हो गया यूम। तो इस प्रकार इसका आंसर बनेगा बी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास में वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डिस्कस। कस का मतलब जो है ये बनेगा इसके अंदर, कस का कस, क अस, ये बनेगा ये कस है बनेगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज में एस ई का मतलब जो है वो जेड से आएगा, ज, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज आ गया इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। वो लिखा है हमको, ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, यू, ये इस प्रकार से आना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है ये इसका आंसर बी होना चाहिए 87 का, ठीक है। तो छोटा आता है इसके अंदर, ये रेगुलर छोटा आता है, ये आंसर नहीं बनेगा इसका आंसर बनेगा मेरे पास में ये छोटा आता है रेगुलर, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास में डिप्थोंग्स जो है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिप्थोंग्स को हम लोग वोवल ग्लाइड्स बोलते हैं, ये इसका आंसर बी हो गया। इसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है साउंड ऑफ जेड कौन से वर्ड में है, साउंड ऑफ जेड कौन से वर्ड में, जिंक में साउंड जेड का आ रहा है, ये इसका आंसर है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास में वर्ड बिस्किट, ये कुट नहीं है, बिस्किट है ये, इसका इस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए। जहाँ ये लिखा है वो इसका आंसर है, ये इसका आंसर जो है वो ये ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद में अब हम लिटरेचर पार्ट पर पहुंच रहे हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडीज, यूज स्टडी का यूज क्या है, स्टडी का यूज जो है वो एक्चुअली क्या है अकॉर्डिंग टू दिस बेकन की ऑफ स्टडी के, ये इसका आंसर जो है वो डिलाइट इसका आंसर है कि स्टडी आदमी डिलाइट के लिए करता है। उसके बाद में बेकन सेज टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज, ज़्यादा स्टडी करने वाला आदमी स्लोथ होता है, स्लोथ, ये वर्ड वहाँ पर आया हुआ है पैराग्राफ में। तो कई बार क्या है कि लाइनें एग्जैक्ट पूछी जाती हैं, इसको भी ध्यान अपने रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें हम लोग, एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू ऐड वैल्यू टू स्टडी, स्टडी के लिए अनुभव का बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्टडी के साथ में अनुभव बहुत जरूरी है, इसका आंसर हमारा स्टडी आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ मैन हु स्टडीज अ लॉट टेम्परामेंटली, कह रहा है कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, स्टडीज अ लॉट टेम्परामेंटली, जो अनावश्यक रूप से ज़्यादा पढ़ता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू ऐसे लेजी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका आंसर ये है लेजी। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है हमको 95 नंबर क्वेश्चन जो है, 95 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ए श्रब, ठीक है, और ये फैक्ट क्वेश्चन है, तो हम जल्दी निपटा लें। 96 नंबर क्वेश्चन जो है, 96 नंबर क्वेश्चन जो है का आंसर है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर रिवील्स टू अस, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर हमको क्या दिखाती है, वो दिखाती है हमको सफरिंग दिखाती है, चिमनी स्वीपर का दुख और तकलीफ़ें दिखाती है, जो चिमनी साफ करते हैं उनका तकलीफ दिखाती है। उसके बाद में अगला सेंटेंस हमको दिया हुआ है द सासफ्राज टी शॉप एट फ्लीट इट वॉज ओन्ड बाय, ये इसका आंसर है मिस्टर रीड, इसका आंसर है मिस्टर रीड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फिर लिखा हुआ है लैम डिस्क्राइब द चिमनी स्वीपर एज, लैम ने क्या क्या बोला है चिमनी स्वीपर को, स्मॉल जेंट्री बोला है, डिम स्पेक्स भी बोला है और पुअर ब्लॉट्स भी बोला है, सारे बोला हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, फीस्ट ऑफ द चिमनी स्वीपर वॉज हेल्ड एट डैश, चिमनी स्वीपर्स कहाँ जो अपना खाना खाया करते थे, वो खाया करते थे स्मिथ फील्ड के पास में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो स्मिथ फील्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्सनिफिकेशन, द कैमरा लव्स मी, कह रहा है कि इस पर्सनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, कैमरा मुझे पसंद करता है। तो इसका अंदर जो है क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है फोटोज ऑफ मी आर ऑलवेज रियली गुड, कि मेरी फ़ोटो हमेशा अच्छी आती है। ठीक है, इसका सेंस ये है कि हमारी फ़ोटो हमेशा अच्छी आती है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो दिया हुआ है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड टाइटल जो है जो हमारा इलियट का, टी.एस. इलियट का जो ये बहुत ही फेमस तो ये काव्य है, इसका बता रहे हैं कि तो क्या जो है टाइटल होगा वेस्टलैंड क्यों दिया गया है। तो इसमें आपको बता दें इसका आंसर जो है ऑल ऑफ अबव है। 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था इसको, इलियट को, इस वेस्टलैंड के लिए। ठीक है, तो ये इसमें सब कुछ बताया गया, 5 खंडों में डिवाइडेड है ये। इसमें इंग्लैंड का डी जनरेशन जो है वो 5 भागों से सिंबॉलिक रूप से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, दिखाया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो है एमिली डिकिंसन। 102 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो एमिली डिकिंसन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 103 नंबर, ये वेस्टलैंड से जुड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर है द बरियल ऑफ द डेड, ये द बरियल ऑफ द डेड इसका आंसर है। 104 नंबर क्वेश्चन जो है, 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है गेम ऑफ चांस, उसका आंसर है गेम ऑफ चांस। उसके बाद में 105 नंबर प्रश्न जो है उसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास में ऑर्फियस का आंसर है, ऑर्फियस 105 का। उसके बाद में 106 नंबर क्वेश्चन जो है, 106 नंबर प्रश्न जो है का उत्तर जो है वो आएगा आपका एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर इसका आंसर है 106 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में बात करते हैं 107 नंबर प्रश्न का, द शेक्सपियर सोनेट यूजली कंटेन, शेक्सपियर के सोनेट में क्या क्या होता है। शेक्सपियर के सोनेट में 3 क्वार्टरन होते हैं और 1 कपलेट होता है, इसका आंसर बी होना चाहिए। 4 लाइनों के 3 होते हैं और 2 लाइन का 1 कपलेट होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इटालियन सोनेट कंटेन, जो इटली के सोनेट है, इटालियन सोनेट क्या रखती है, उस में 1 ऑक्टेव होता है और 1 सेस्टेट होता है, एक 8 लाइन का होता है और एक 6 लाइन का होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर 108 का। 109 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 जो है, 109 नंबर क्वेश्चन जो है वो बैलेट्स के ऊपर है। तो बैलेट्स पर हमारा आंसर जो है वो बैलेट्स टेक लॉन्गर टू राइट देन ऑफर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इसका आंसर 1 नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड यू ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन ट्राइंग टू राइट ए बैलेट। बैलेट में क्या होता है, बैलेट मोस्टली क्या है, किसी की प्रशंसा में लंबे लिखे गए गीत होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 नंबर आएगा। उसके बाद में अगला सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो आता है, व्हाट इज द मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए बैलेड। बैलेड क्या होता है, बैलेड की मेन डिफाइनिंग फीचर क्या है। बैलेड मोस्टली एक स्टोरी होती है, बैलेड हमेशा क्या करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, कहानी होती है किसी महापुरुष की, किसी लड़ने वाले योद्धा की। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एन एलिजी इज ए पोएम अबाउट, एलिजी का मतलब होता है शोकगीत, और इसको हम लोग मोस्टली डेथ के ऊपर लिखी जाती है, डेथ के ऊपर या लॉस ऑफ समथिंग और समवन। तो ये एलिजी का तरीका है कि कुछ हो गया है उसके लिए या कोई मृत्यु हुई उसके ऊपर लिखा जाता है। एन एलिजी इज रिटन फॉर, एलिजी किस चीज़ पर लिखी जाती है, एलिजी का ये फ्रेंड और फैमिली मेम्बर की हो सकती है, किसी सेलिब्रिटी पे हो सकती है,
किसी हिस्टोरिकल फिगर पर हो सकती है, सारा इसका आंसर है। इसका आंसर सभी है। आजकल लिजी जो है वो कई ऑब्जेक्ट्स पर भी लिखी जाती है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में 113 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है हमको, इन एंशिएंट ग्रीस ओट्स वर डिजाइन टू बी, ओट्स जो है वो किस प्रकार डिजाइन किए गए थे। ओट्स जो है वो डिजाइन किए थे कि ओट्स को हम किस प्रकार यूज करें, रीड आउट लाउड इन पब्लिक सेटिंग। पुराने ज़माने में जब ओट गाए जाते थे वो बहुत जोर जोर से बोलकर गाए जाते थे, उसके बारे में लिखा गया है। 114 नंबर प्रश्न जो है वो देखिए, इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड एडवाइस फॉर राइटिंग एन ओड, राइटिंग ओड के लिए कौन सी एडवाइस सही नहीं है। बी ऑनेस्ट, एग्जैगरेट योर फीलिंग, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ओड में जो है वो एग्जैगरेट योर फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, ये ओड्स का एक विशेषता है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है क्वेश्चन में, कंप्लीट द सिमली बाय फिलिंग अप द ब्लैंक। सिमली भरनी है आपको। नवनीत कैन स्विम लाइक ए फिश लाइक ए डॉग, सिमली भरनी है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो है, वैसे डॉग बता रखा है इसका आंसर, तो ये किसी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होगा। उसके बाद में 116 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लें। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया हुआ है बी, वेटनरी मेडिसिन इज माई ब्रेड एंड बटर, मेरा आजीविका का साधन है। 17 नंबर प्रश्न जो है, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो दिया गया है डी। 17 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, का आंसर है, ठीक है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें हम लोग। 18 नंबर प्रश्न में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है आयरनी। किसी सिचुएशन पर कोई व्यंग्य लिखा जाता है तो उसे हम लोग सिचुएशन आयरनी बोलते हैं। उसके बाद में 119 नंबर प्रश्न जो है, 119 नंबर प्रश्न का उत्तर का है वो वर्बल आयरनी है। शाब्दिक आयरनी, शाब्दिक व्यंग्य जो है उसे वर्बल आयरनी बोलते हैं। उसके बाद में 120 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, 120 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो डिप्रेशन है। 120 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है, डिप्रेशन। अब उसके बाद में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कौन से, हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन जो 121 नंबर क्वेश्चन है का आंसर दिया गया है प्रो एंड प्रो, ठीक है। और 122 नंबर प्रश्न जो है, 122 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर दिया गया है 1908, ये 122 नंबर प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में 123 नंबर प्रश्न जो है, जो 123 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, का उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में 124 नंबर प्रश्न जो है, 124 नंबर प्रश्न का उत्तर है लेडल्स, 124 नंबर प्रश्न का उत्तर है लेडल्स। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 125 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर है लैक ऑफ डिसीजन पावर, का आंसर है लैक ऑफ डिसीजन पावर। उसके बाद में 126 नंबर प्रश्न जो है, 126 नंबर प्रश्न का उत्तर है मोरल आइडल्स, 126 नंबर प्रश्न का उत्तर है मोरल्स आइडल्स, ठीक है। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा, ये 127 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर है कुप्पू स्वामीज। ये कथन जो है लिखा स्टेटमेंट, ये कुप्पू स्वामी का स्टेटमेंट है। उसके बाद में बात करते हैं 128 नंबर प्रश्न की। 128 नंबर प्रश्न में उत्तर बनेगा डी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू होम फैमिलीज, घर से संबंधित समस्याएं का आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंड्रेंस इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कौन सी रुकावट है। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, टेंशन भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, ये सारा इसका आंसर है। उसके बाद में बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की। 130 नंबर प्रश्न जो है उसका उत्तर हमको दिया गया है टेंशन, ठीक है। व्हेन ए पर्सन इज नॉट एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, ही बिकम्स ए विक्टिम ऑफ इफ ही फेल्स।
जब कोई आदमी फेल होता है किसी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है, इसका आंसर टेंशन है। 131 नंबर क्वेश्चन जो है वो 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया हुआ है रोज वीक। रोज वीक है इसका आंसर। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है पीएफटी का, तो वो ये जो है वो उन्होंने ईजाद किया था, इसलिए इसका नाम का आंसर है। और इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। क्वेश्चन नंबर 132 जो है उसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 132 जो है उसका आंसर है AR दरिया या लूरिया जो भी है, इसका आंसर है 132 नंबर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ड्यूअल अप्रोच अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर है एडलर्स। ये सारे स्टेटमेंट साइकोलॉजी से हैं, तो ये इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग। 135 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारे पास में है इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। इसका आंसर हमारे पास में है इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। के बाद में बात करते हैं हम लोग 136 नंबर प्रश्न की। इसका आंसर दिया हुआ है हमको सप्रेशन। ठीक है, ये 136 नंबर प्रश्न का आंसर है। 137 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न का उत्तर है रेग्रेशन। 137 नंबर प्रश्न का उत्तर है रेग्रेशन। उसके बाद में बात करते हैं 138 नंबर प्रश्न की। 138 नंबर प्रश्न का उत्तर है विड्रॉल, पीछे हटना, अपने आप को किसी जगह से हटा लेना, ये इसका आंसर है। उसके बाद में 139 नंबर प्रश्न जो है 139 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो है 2। 139 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? 102 का आंसर है। अब बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की। 140 नंबर प्रश्न का उत्तर है इन 1995, इन 1995। उसके बाद में 141 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर जो है वो दिया हुआ है हमको सी, डॉक्टर जॉन मेयर एंड पीटर शलोवे, ये इसका आंसर है। 142 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर हमको दिया हुआ है 14। अकॉर्डिंग टू मैकडोगल द नंबर ऑफ इमोशंस इज 14। मैकडोगल ने इमोशंस की कितनी संख्या बताई है? 14 बताई है। उसके बाद में 143 नंबर प्रश्न जो है 143 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर हमको दिया हुआ है G.W. बियर्स, ये 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद में बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हु डेवलप्ड द इक्वेशन ऑफ IQ। IQ किसने डेवलप किया? सबको पता है, ये दिया था टर्मन ने, ये इसका आंसर टर्मन है। उसके बाद में हम बात करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की। 145 नंबर क्वेश्चन में ये हमको पूछा गया है 20 साल के बॉय का मेंटल एज 16 है तो उसका IQ क्या होगा? तो MA/CA वाला जो क्वेश्चन उससे निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 80, का आंसर आएगा 80। 146 नंबर प्रश्न जो है 146 नंबर प्रश्न का उत्तर है स्पीयरमैन। थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की स्पीयरमैन ने, 2 फैक्टर दिए थे इसके अंदर, वो इसका आंसर बन गया। उसके बाद में 147 नंबर प्रश्न जो है 147 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर है रेशनलाइजेशन, का आंसर है हमारे पास में रेशनलाइजेशन। स्टूडेंट बीएड हु टेक्स द एंट्रेंस एग्जाम एंड फेल्स ही टेल्स एवरीवन आई डोंट वांट टू बी ए टीचर, इज दिस एन एग्जाम्पल? अपनी गलती को जायज सही करना, लॉजिक देने वाली बात है। लॉजिक देना जो है, रेशनलाइजेशन करना, अपने हिसाब से किसी बात को ठीक कर लेना जो है, ये इसमें आएगा। उसके बाद में हमारे पास में 148 नंबर प्रश्न जो है 148 नंबर प्रश्न जो है उसके अंदर आंसर बनेगा हमारे पास में टू मेक टीचिंग सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। ठीक है, द नॉलेज ऑफ द IQ ऑफ ए लर्नर इज यूजफुल टू ए टीचर। कह रहा है कि IQ किसी व्यक्ति की टीचर के लिए कब हो जाएगी, उसका फ़ायदा क्या होगा? IQ का फ़ायदा ये होगा कि हम उसको बढ़िया पढ़ा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर जो है वो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट।
और क्वेश्चन नंबर 150 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो है 140, डी इसका ऑप्शन है। तो ये हमारी आज जो है हमने 28 तारीख को हुए पेपर का हमने जो है आज विश्लेषण कर लिया, इसकी आंसर की हमने आपके सामने जारी कर दी है और आपसे हम आशा करते हैं कि आप जो है इसे मैच करेंगे, जहां आपकी गलती है उसे आप सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी आज की आंसर की डिक्लेरेशन। अगले पेपर में हम फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।